नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बताइए एक बार कैसे सभी स्क्रीन पे आते हैं। हाय हेलो एवरीवन, कैसे सभी आई होप फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और ढेर सारे मजे के साथ होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो, बिफोर वी स्टार्ट एक चीज पहले बता दूं, आज थोड़ा एनर्जी डाउन है, ठीक। तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि आज ये पूरा चैप्टर थ्योरी वाला और एनसीईआरटी वाला दोनों एक साथ खत्म कर देंगे, क्योंकि जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक। बट मुझे बहुत तेज फीवर है, लगभग 102 फीवर है, गले में टॉन्सिल है, इसलिए शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ठीक है। शॉर्ट वीडियो रखते हुए आज सिर्फ थ्योरी करेंगे, एनसीईआरटी कल कर लेंगे, ठीक। अभी हम कहाँ पे हैं? मिड जुलाई में है, बहुत टाइम है यार हमारे पास। मैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरी अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन मिड जून है, सॉरी मिड जुलाई चल रहा है, अगस्त एंड तक हम खत्म कर देंगे, ठीक। एंड आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग समथिंग फॉर यू गाइस। अगस्त के बाद जैसे हमारा ये सोशल साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा, वैसे ही आई एम प्लानिंग टू गेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो मतलब वो आगे डिस्कस करेंगे। आज टॉपिक पे चलते हैं। वाटर हमारा टॉपिक था, ठीक। वाटर के बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, और कुछ कुछ चीजें, मैं कुछ नहीं, आधे से ज्यादा चैप्टर हमने पढ़ रखा है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा। चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमने देखा कि वाटर जो है वो अर्थ पे जितना प्रेजेंट है उतना हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम ऑफ द वाटर हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है वो या तो कंटेमिनेटेड है या तो फिर सॉल्ट वाटर है, जिसके चलते हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। जो वाटर हम यूज कर सकते हैं वो कितना है कि अगर एक बाउल पानी भर के हम 2 चम्मच पानी बाहर निकाल दे तो उतना ही वाटर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर हमने देखा ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन में हमने देखा कि 3 चीजें हमको ओशन सर्कुलेशन में पढ़नी थी: वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। वेव्स हमने पढ़ लिया था कि वेव्स क्या होता है, जो रिदमिक राइज एंड फॉल आता है वाटर लेवल्स में, ठीक। और जो रिदमिक फॉल एंड राइज आता है वाटर लेवल में कुछ इस तरह का, उसको हम कहते हैं वेव्स, ठीक। वेव्स जब बहुत इंटेंसिटी के साथ होती है तो उन वेव्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उन वेव्स को हम कह देते हैं ठीक है। तो हमने वेव्स के बारे में जान रखा था। वेव्स के बाद हमने देखा था कि हमने एक इंडिया का केस देखा था कि जब सुनामी आई थी 2004 दिसंबर 2004 में, तो उस टाइम पे कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो वाला पूरा पार्ट हमने, जो केस स्टडी नहीं कहेंगे, वो जो एक्सटर्नल पैराग्राफ होता है उसको हमने पढ़ा था, ठीक। नाउ वी हैव टू पिक आवर चैप्टर फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स वाले जो हमारा टाइड्स वाला जो पोर्शन है उससे हमको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक। Heading number tides. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. ठीक। हेडिंग है टाइड। टाइड वो सर दिखने वाला नहीं, ठीक। टाइड क्या होता है? टाइड एक फिनोमेना होती है जिसमें रिदमिक राइज और फॉल होता है वाटर लेवल का दिन में 2 बार। उस फिनोमेना को हम कहते हैं टाइड। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, बहुत कॉमन कंफ्यूजन, कि सर रिदमिक राइज और रिदमिक फॉल तो हमारा वेव्स में भी होता था, तो टाइड्स में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ देखो, जब हमने वेव्स पढ़ा था तो वेव्स में हमने देखा था कि रिदमिक राइज एंड रिदमिक फॉल, इस चीज को हम कहते थे वेव, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें एक टाइड की, कि एक टाइड में राइज और फॉल क्या होता है, तो ये सी शोर है, ठीक। ये पूरा ओशियन है, ये सी शोर है और ये ओशियन है, ठीक। अब जब वाटर ओशियन से निकलकर लैंड के एरिया तक आ जाता है, मान लो यहां तक आ गया, ठीक, और फिर वापस चला गया, ठीक, यहां तक आया और फिर वापस चला गया, ठीक, तो उसको कहते हैं राइज। मतलब जब ओशन वाटर की लैंड पे आया तो राइज, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, बुखार थोड़ा सर लग गया है। जब ओशन का वाटर लैंड के सरफेस पे आया तो हाई टाइड,
जब ओशन का वाटर लैंड के सरफेस से वापस चला गया ओशंस में तो लो टाइड। टाइड समझ में आई क्या है? देखो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट मैं तुमको दिखाता हूं। वेव्स क्या थी? ठीक, वेव्स क्या थी? वेव्स में ये वेव्स थी, ठीक, कि वाटर का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन टाइड्स में क्या हो रहा है कि ये हमारा ओशन का सरफेस है और सॉरी ये हमारा लैंड का सरफेस है और ये मान लो वाटर है। तो वाटर आया लैंड के सरफेस पे और फिर वापस चला गया, फिर आया वापस और फिर वापस चला गया। तो दिन में दो बार ये फिनोमेना होती है कि एक बार वाटर लैंड के, मतलब ऐसा तो बहुत बार होती है, लेकिन हाईएस्ट पीक पॉइंट हम देखते हैं कि किस टाइम पे वाटर सबसे ज्यादा लैंड के पार्ट को कवर कर रहा है और किस टाइम पे सबसे ज्यादा पीछे चला जा रहा है। ऐसा दिन में दो बार होता है और उस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं टाइड्स। ठीक, समझ में आ गया? It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tides. ठीक, क्या बताया गया है कि जिस टाइम पे जो ओशन का वाटर है वो लैंड के सरफेस पे सबसे ज्यादा दूर तक पहुंचता है, उस टाइम को हम कहते हैं हाई टाइड का टाइम। और जब ओशन अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, यानी कि लैंड से सबसे ज्यादा दूर चला जाता है ओशन का वाटर, तो उस टाइम को हम कहते हैं लो टाइड। ठीक, अभी हाई टाइड्स लो टाइड्स ओरिजिनेट कैसे होती हैं, टाइड्स आती कैसे हैं, अगर उसकी बात करें तो एक कॉन्सेप्ट ये ऐसा है जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ठीक, क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सोशल साइंस का है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा फिजिक्स का। फिजिक्स मतलब इन द सेंस साइंस का। ठीक, और वो भी कौन सी क्लास की साइंस का? 9th क्लास की साइंस का। ग्रेविटेशन नाम का चीज है। समझने की कोशिश करो क्या होता है कि सन होता है, इतना जानते हो ना, सोलर सिस्टम में सन होता है, सन के आसपास अर्थ घूमता है और बहुत सारे प्लैनेट घूमते हैं। अर्थ के पास उसका स्टार होता है मून जो उसके आसपास घूमता है, ये जानते हो, सिंपल चीज। तो जो चीज बुक में लिखी है पहले वो समझ लो और फिर तुमको समझाने के लिए बता देता हूं। ठीक, सन जो ग्रेविटी लगाता है अर्थ पे और मून जो ग्रेविटी लगाता है अर्थ पे, उसके चलते ही लो टाइड्स और हाई टाइड्स ओरिजिनेट होती हैं। अब सर समझ में तो आया नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन तो पढ़ी नहीं रखी है। तो मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, बहुत इजी में समझाता हूँ, समझ जाओगे। कि मान लो ये क्या है, ये है हमारा अर्थ, इस अर्थ में है पानी। अब इस पानी पे रस्सी बंधी है। ठीक, पानी पे एक रस्सी इधर बंधी है, एक रस्सी इधर बंधी है। इधर से एक रस्सी को पकड़ के खींच रहा है सन और इधर से एक रस्सी को पकड़ के खींच रहा है मून। ठीक, ये क्या है? ये रस्सी है। ये क्या है? ये भी रस्सी है। तो इस तरह समझो कि अर्थ है, अर्थ के अंदर वाटर है, उस वाटर को हमने बांध रखा है रस्सी से। रस्सी का एक छोर है सन के पास, एक छोर है मून के पास। अब सन उस रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा, मून उस रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा। तो दोनों जो रस्सी को एक अपनी तरफ और अपनी तरफ खींचेंगे दोनों रस्सी को, तो जो वाटर है जो हमने बांध के रखा है, तो वाटर इधर होगा। ठीक, वही है हाई टाइड्स लो टाइड्स। ठीक, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। अब यही जो रस्सी मैंने बताई ना, ये रस्सी है ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे चलोगे तो अच्छे से समझोगे। किताबी डेफिनेशन याद करने के लिए, पेपर पर लिखने के लिए ये रट लो कि सन की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी के चलते वाटर डिस्प्लेस होता है, जिसके चलते हाई टाइड्स लो टाइड्स आती है। समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये समझ लो कि एक रस्सी का छोर सन के पास है, एक रस्सी का छोर मून के पास है, दोनों इसको खींचते हैं, वाटर डिस्प्लेस होता है, हाई टाइड्स लो टाइड्स आती है। ठीक, the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. ठीक, तो बताया गया है कि जब अर्थ मून के पास ज्यादा होता है तो मून की ग्रेविटी लगती है, इसके चलते हाई टाइड्स आती हैं, फिर लो टाइड्स आती हैं, वो चीज। ठीक, अब एक चीज बताई गई है कि फुल मून के टाइम पे, यानी कि फुल मून वो पूर्णिमा, जिस टाइम पे वो पूरा चांद दिखता है, ठीक, उस टाइम पे फुल मून वाले टाइम पे क्या होता है कि अर्थ, मून और सन तीनों अलाइन हो जाते हैं, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। ठीक, जैसे मान लो, और भी एक लाइन में कैसे आते हैं? पहले आ जाता है सन, फिर आ जाता है मून और फिर आ जाता है हमारा
अर्थ। ठीक, तो अब होता क्या है कि सन के पास जो रस्सी है वो भी यहाँ के वाटर से कनेक्ट है, मून के पास जो रस्सी है वो भी यहाँ के वाटर से कनेक्ट है, और ये दोनों एक लाइन में हो गए। पहले तो क्या था कि एक इधर से खींच रहा था, एक इधर से खींच रहा था, तो पानी कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। लेकिन अब हुआ क्या कि सन भी इधर आ गया, मून भी इधर आ गया, तो दोनों पानी को सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं, दोनों पानी को सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तब दोनों पानी को सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं, जिसके चलते क्या होता है कि बहुत हाई टाइड्स आती है। इसलिए कहा जाता है जिस दिन फुल मून नाइट हो, यानी कि जिस दिन पूरा चांद हो, उस टाइम पे हमको ओशंस के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे टाइड्स बहुत हाई आती हैं और बहुत इंटेंसिटी के साथ आती हैं। क्यों? क्योंकि सन और मून दोनों एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, और अर्थ तीनों एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक, अरे वो खेला है टग ऑफ वॉर, स्कूल में खेलते हैं, रस्सी देते हैं और खींचने कहते हैं। तो एक तरफ कोई एक बच्चा है, एक तरफ दूसरा बच्चा है, मतलब 3 बच्चे हैं, एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर। अब मान लो टग ऑफ वॉर में वो बच्चा उस बच्चे को 2 बच्चे और खींच रहे हैं, तो वो बच्चा कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। लेकिन अगर दोनों बच्चे एक साइड आ जाएंगे तो बच्चों को आसानी से खींचने जाएंगे। ठीक, वही चीज होती है। These tides are called spring tides, but when the moon is in the first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are given leap tides 5.5. ठीक है, अब होता क्या है, देखो बहुत सिंपल चीज है कि जब इस तरह का, जब ये वाली कंडीशन बनती है कि सन, अर्थ और मून एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए और टाइड्स बहुत लंबी लंबी आ रही हैं, तो उस टाइड को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। उस टाइड को अपन लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड। और जब ये डायगोनली अरेंज हो जाते हैं, डायगोनली अरेंज कैसे हो जाते हैं, यहां देखो, हाँ ये सन है, ये अर्थ है, और ये है हमारा मून। तो ये इसके वाटर को इधर खींच रहा है, ठीक, ये इसके वाटर को इधर खींच रहा है। दोनों की जो खींच रहे हैं, दोनों वो अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, जिसके चलते लो टाइड्स आती हैं। और इन्हीं लो टाइड्स को, इस केस में जो लो टाइड्स आती हैं उनको हम कहते हैं नीप टाइड्स। नीप टाइड्स, ठीक। High tides help in navigation. They raise the water level close to the shore. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. ठीक, जो हाई टाइड्स होती है ना, वो किसमें हेल्प करती है, वो नेविगेशन में हेल्प करती है, मतलब शिप्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। कैसे? मान लो कोई शिप समुद्र में है, ठीक, अब हाई टाइड्स आई तो वाटर का फ्लो जो होगा वो शोर की तरफ होगा, नहीं किनारे की तरफ होगा, तो शिप उस वाटर के फ्लो के साथ किनारे तक इजीली पहुंच जाएगी। The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tides. This enables fishermen to get a plentiful catch. ठीक, हाई टाइड्स के टाइम पे फिशिंग भी और आसान हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर फिशेस जो होती हैं वो हाई टाइड्स के टाइम पे मूव कर जाती है शोर की तरफ, जिसके चलते जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं वो आसानी से मछलियों को पकड़ लेते हैं। This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. ठीक, अब ये जो हाई टाइड्स, लो टाइड्स आती है ना, इनका यूज किया जाता है कुछ प्लेसेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे क्लास 10th में, ठीक, वाटर हार्वेस्टिंग में। लेकिन एक मैं ओवर भी दे देता हूं। होता क्या है कि ये ओशियन है, ठीक, यहां पे एक ऐसा बनाया जाता है रूम टाइप का, ठीक, और यहां पे लगाया जाता है भाई साहब गेट, और इस गेट के अंदर लगाई जाती है टरबाइन्स। ये क्या बना रहा हूं मैं, ये पाई नहीं है, ठीक, ये टरबाइन, ये पंखे हैं।
तो होता क्या है, जब हाई टाइड्स आती हैं तो इन गेट को खोल दिया जाता है। अब हाई टाइड्स अंदर एंटर कर गए, तो जब अंदर एंटर की हाई टाइड्स खूब तेजी से, तो वो इस पंखे को घुमा के चली गई, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक, जब टाइड्स पीछे गई तो जो वाटर स्टोर किया था इसको वापस से खोल दिया, जिससे वाटर जब वापस गया तो फिर से एक बार पंखे को घुमा के चला गया, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक, तो ये तो मैंने समझा दिया, समझ पाओ समझ लो, वरना तुम्हारे काम की चीज नहीं है, एंड तुम्हें पहुंचोगे तो समझोगे। ठीक, अब बात करते हैं ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द ओशन करंट्स मे बी वार्म और कोल्ड। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओशन करंट्स। कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, ओशन करंट्स है। ओशन में भी करंट आता है, ओशन में करंट आता है। कैसे आता है ओशन में करंट? तो ओशन करंट बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें तो ओशियन करंट एक फिनोमेना होती है। ठीक, उस फिनोमेना के अंदर होता क्या है कि जब भी कभी नदी में गए नहाने, डूबने नहीं है, नहाने कभी गए नदी में, जैसे अयोध्या में है सरयू जी, गंगा जी, तो नहाने गए हो, तो जब नहाने गए हो तो देखा होगा ना कि लहरें चलती हैं। ठीक, वो जो लहरें चलती हैं एक डिफरेंट डायरेक्शन में, स्ट्रीम्स जिसको हम कहते हैं। ठीक, स्ट्रीम्स नाम सुना है ना, इंग्लिश में सुना होगा स्ट्रीम्स। उन्हें स्ट्रीम्स को हम सोशल साइंस के और साइंस की भाषा में कहते हैं ओशियन करंट्स। ये ओशियन करंट्स दो तरह के होते हैं, हॉट ओशन करंट्स गर्म वाले, और कोल्ड ओशन करंट्स ठंडे वाले। ठीक, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. The cold currents carry water from polar to higher latitudes or tropical to lower latitudes. ठीक, जो warm ocean currents होते हैं वो इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होते हैं और पोल्स की तरफ ट्रैवल करते हैं। ये जानते हो कि नहीं लल्लुओ? ये देखो, ये हमारा अर्थ है, इसको ऐसा बीच से काट दिया, ऐसा ऊपर से काट दिया। ये वाला जो पार्ट आया इसको हमने कहा इक्वेटर, ये वाला जो पार्ट आया इसको हमने कहा पोल। अभी जो वार्म करंट्स होती हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ती हैं। ठीक, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ती हैं। अच्छा, अब सवाल आएगा तुम्हारे मन में, नहीं आएगा शायद कि तुम तो वो हो ना, वो कि सर ऐसा क्यों है कि वार्म ओशन करंट्स इक्वेटर से ही ओरिजिनेट हो रही है, पोल से क्यों ओरिजिनेट हो रही है? देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की चीज नहीं है। अर्थ पे जो सबसे ज्यादा वार्म टेम्परेचर, जो सबसे ज्यादा गर्म जगह है वो कहाँ है? वो यही इक्वेटर ही तो है। जो सबसे वार्म प्लेस है तो वही इक्वेटर तो है। तो इस इक्वेटर पे पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और सबसे ज्यादा ठंडी जगह कौन सी है? पोल्स। तो पोल्स पे पानी ठंडा हो जाता है। और लिक्विड्स का एक नेचर होता है कि वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करते हैं। तो अब ये भैया हाई टेम्परेचर हो गया यहाँ पे वाटर का, कि ये मूव कर जाएगा पोल्स की तरफ। ठीक, क्लियर है? ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज बताई मैंने, फ्लेक्स मारने का काम आएगी स्कूल में। हाँ, और जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो पोलर रीजन से इक्वेटर तक ट्रैवल करती हैं। The Labrador ocean current is cold current while the Gulf stream is a warm current। ठीक, तो दो स्ट्रीम के नाम बताए गए हैं, लैब्राडोर जो कि वार्म स्ट्रीम है और गल्फ स्ट्रीम जो कि कोल्ड स्ट्रीम है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, लैब्राडोर कोल्ड है और गल्फ वार्म है। The ocean current influences the temperature conditions of the area. Warm currents bring about warm temperature over the land surface। ठीक, तो ये जो ओशन करंट्स होती है ना, ये किसी भी एरिया के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक, अपनी संगति का असर डालती है बेटा उन पे। ठीक, कैसे डालती है अपनी संगति का असर? तो जब वार्म ओशन करंट्स आती हैं तो जिस एरिया में वो पहुंचती है उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ा देती है, उस एरिया का टेम्परेचर वार्म कर देती है। जब कहीं कोल्ड ओशन करंट्स पहुंचती है तो उस एरिया का टेम्परेचर घटा देती है, उस एरिया को कूल ठंडा ठंडा कूल कर देती है। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट